मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, काया गार से काछी, काया गार से काछी हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झटका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। कबीरदास जी इस कविता में आदमी के अहंकार की बात करते हैं। आदमी चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका अहंकार हमेशा बड़ा होता है, और उसका अहंकार इस काया की वजह से होता है, इस माया की वजह से होता है। जब तक ये काया है तब तक उसका अहंकार है, लेकिन कल को जब ये काया धूल हो जाएगी तब क्या होगा। और ये काया तो बड़ी बड़ी कोमल है। एक पवन का झटका लगेगा, एक पवन का झोंका आएगा और ये माया एकदम खत्म हो जाएगी। तब उस अहंकार का क्या होगा। ये कहानी उसी अहंकार के बारे में है। आज से हजारों साल पहले एक ऐसा बादशाह हुआ जो अपने घर से एक ख्वाब लेकर निकला था, पूरी दुनिया को फतेह करने का ख्वाब, पूरी दुनिया में अपनी काया का नाम करने का ख्वाब। उस बादशाह का नाम था सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर जगह जगह पर जाता, यात्राएं करता, लोगों को मारता, गांवों को लूटता, अपनी संपत्ति बढ़ाता। ऐसी ही एक यात्रा में सिकंदर एक नदी किनारे एक छोटे से गांव में पहुंचता है। लोग वहां पर उससे मिलने आते हैं। सिकंदर लोगों से बातचीत करता है। तब एक आदमी सिकंदर को बताता है कि इस नदी के दूसरे किनारे पर एक विचित्र सा दार्शनिक रहता है। विचित्र क्यों? ना लोगों से ज्यादा बातचीत करता है, लंबी सी बड़ी हुई उसकी दाढ़ी है, सफेद बाल है, कुछ ज्यादा खाता पीता नहीं है, लोगों से बातचीत नहीं करता, एक छोटे से टीन के डब्बे में बैठा रहता है, धूप खाता रहता है और विश्राम करता रहता है। उस आदमी का नाम है डायोजनीस। अब सिकंदर ने डायोजनीस के बारे में बहुत सुना था। सिकंदर के मन में इच्छा जागती है डायोजनीस से मिलने की। तो सिकंदर अपने दो सिपाहियों को बुलाता है और कहता है कि जाओ और डायोजनीस से कहो कि तुमको महान सिकंदर याद करता है, तुमसे मिलना चाहता है। वो दोनों सिपाही नदी को पार करके जाते हैं और देखते हैं कि जैसा लोगों ने बताया था, डायोजनीस बिल्कुल वैसा ही है। एक टीन के डब्बे में बैठा है, धूप खा रहा है, एकदम पतला सा मरियल सा आदमी है। वो आदमी जाकर डायोजनीस से कहते हैं कि डायोजनीस तुमको महान सिकंदर याद करता है, चलो हमारे साथ। डायोजनीस आंखें खोलकर देखता है तो चिलचिलाती हुई धूप में दो सिपाही खड़े हैं, एकदम चमड़े के सूट बूट पहने। इतनी गर्मी में चमड़े के सूट पहने दो आदमी खड़े थे। तो डायोजनीस को हंसी आ जाती है। डायोजनीस कहता है कि जो आदमी खुद को महान कहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है, मुझे तो उस सिकंदर से नहीं मिलना, जाओ यहां से। सिपाहियों को गुस्सा तो बड़ा आता है, हमारे मालिक के बारे में ऐसी बात कह दी। लेकिन वो बेचारे सिपाही करते भी क्या। डायोजनीस की हालत पहले से एकदम खराब थी, मरियल सा दुबला सा आदमी था, क्या ही बिगाड़ लेता उसका कोई। वो सिपाही वापस जाते हैं, सिकंदर से मिलते हैं, सिकंदर को कहते हैं कि साहब डायोजनीस तो ऐसी बात करता है। अब होना तो ये चाहिए था कि सिकंदर को गुस्सा आ जाता डायोजनीस पे, लेकिन सिकंदर के मन में डायोजनीस से मिलने की इच्छा और तीव्र हो जाती है। सिकंदर खुद उस नदी को पार करके जाता है डायोजनीस के पास और देखता है कि जो लोगों ने कहा है वो सच है। डायोजनीस एक टीन के पोंगरे में बैठा है, आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, धूप खा रहा है। सिकंदर कहता है कि डायोजनीस मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूं, आज तक कभी किसी ने महान सिकंदर के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं की। डायोजनीस अपनी आंखें खोलकर देखता है, उसी चिलचिलाती हुई धूप में पहले दो आदमियों से ज्यादा सूट बूट पहने, चमड़े के कपड़े पहने, औजार पहने, हथियार लगाए हुए एक आदमी खड़ा है। डायोजनीस को फिर से हंसी आ जाती है। डायोजनीस कहता है कि तुम तो मुझसे मिलकर खुश हो, लेकिन मैं तुमसे मिलकर बहुत दुखी हूं, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। सिकंदर कहता है मेरा दिमाग खराब है? क्यों, मैंने क्या किया? अब डायोजनीस सिकंदर से सवाल करता है। वो कहता है सिकंदर मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, यहां से ढेरों आदमी जा रहे हैं, सेनाएं जा रही है, हाथी घोड़े जा रहे हैं, हथियार जा रहे हैं, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? सिकंदर कहता है मैं यहां से एशिया माइनर पे फतेह करने जा रहा हूं। डायोजनीस कहता है ठीक है, फिर उसके बाद? सिकंदर कहता है उसके बाद मैं हिंदुस्तान पे फतेह करूंगा। डायोजनीस कहता है ठीक है, उसके बाद? सिकंदर कहता है उसके बाद मैं पूरी दुनिया पे फतेह कर लूंगा। डायोजनीस कहता है अरे भाई ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? सिकंदर कहता है उसके बाद कुछ नहीं, मैं अपने घर पे लौटूंगा और आराम से विश्राम करूंगा। डायोजनीस को हंसी आ जाती है। वो कहता है अरे अगर तुम्हें सब कुछ खत्म करने के बाद अपने घर पर ही लौटना है तो फिर इस यात्रा का मतलब क्यों? अगर तुम्हें अंत में लौटकर विश्राम करना है तो इतनी भागदौड़ का फायदा क्या है? अगर तुम्हें अंत में अपने घर पर ही लौटना है, अपने घर पे लौटकर विश्राम करना है, तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हो?
मेरे स्टीन के पोंगरे में एक जने की जगह और है, तुम यहाँ पर आ जाओ और मेरी तरह आराम से विश्राम करो। जल्दी किस चीज की है? ये सब कुछ संपत्ति इकट्ठे करने का मतलब क्या है, जब सब कुछ छोड़कर अंत में तुम्हें अपने पर ही लौटना है। सिकंदर कहता है, डायोजनीज बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं एक यात्रा पर निकला हुआ हूं, मैं उस यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ सकता। डायोजनीज बताता है सिकंदर को कि इतिहास गवाह है, आज तक जिसने भी यात्रा शुरू की है उसकी यात्रा अधूरी ही रही है। यात्रा पूरी करते करते आदमी पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं होती। सिकंदर ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो डायोजनीज से कहता है कि डायोजनीज, तुम इतने समय तक कहां थे? मैं तुम्हारे जैसे किसी आदमी को ढूंढ रहा था। तुम यहाँ पर क्यों लेटे हुए स्क्रीन के पोंगरे में क्यों बैठे हो? तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास सब कुछ है, बंगला है, दौलत है, बैंक बैलेंस सब कुछ है। तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? डायोजनीज आंख उठाकर सिकंदर को देखता है और पूछता है, तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो? सिकंदर कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। डायोजनीज फिर से पूछता है, तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो? सिकंदर कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। डायोजनीज सिकंदर से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है तो तुम यहाँ से 2 कदम पीछे हट जाओ। मेरे चेहरे पर धूप आ रही थी, तुम्हारे आने से मेरी धूप का रास्ता रुक गया। सिकंदर वहां पर सन्न रह जाता है। एक फकीर आदमी के सामने दुनिया की तमाम संपत्ति वाला आदमी सन्न रह जाता है। जो संपत्ति हमको हमारी आजादी से रोकती है, वो संपत्ति नहीं, विपत्ति है। यूं तो हौसले उसके बड़े ही आली थे, यूं तो हौसले उसके बड़े ही आली थे, मरा जब लेकिन सिकंदर हाथ उसके खाली।